फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको समझना सबसे पहले पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम, जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। तो उसको थोड़ा सा फिर से मैं रिमाइंड कर लूँ। कुछ इस तरीके से हम लोग वहाँ पे सिस्टम लिए थे, रिजिड बॉडी दिस वन। और जहाँ पे रिजिड बॉडी का मतलब होता है वैसा बॉडी जिसका पार्टिकल अपने पॉइंट पे फिक्स रहे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम एक बॉडी लिए हैं, कुछ रिजिड बॉडी, जिसमें हम देख सकते हैं कि कुछ पार्टिकल्स को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। जिसमें इसका जो है सो एंगुलर मोमेंटम जो सो L1 है, इसका एंगुलर मोमेंटम L2, इसका एंगुलर मोमेंटम L3। ठीक है, और कहाँ तक चल गए हम लोग, n पार्टिकल्स तक के लिए, तो Ln बेस में n दिखा दिए, मतलब n पार्टिकल्स तक यहाँ पे हम लोग सिस्टम लिए जिसमें n पार्टिकल्स हैं। तो इसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग L से डिनोट करते हैं। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इसको रीड कर चुके हैं। तो L इज इक्वल्स टू क्या था वहाँ पे, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 Ln दिस वन। ठीक है, जिसको हम लोग L को क्या से दिखाते हैं, R क्रॉस P से, मतलब R इज द पोजिशन वेक्टर एंड P इज द लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, R1 P1 प्लस R2 P2 प्लस R3 P3 प्लस डॉट 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 Rn Pn, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, कुछ इस तरीके से जब इसका सिंप्लीफिकेशन पूरा किए थे, जब इसको कैलकुलेट किए थे हम लोग जब प्रीवियस लेक्चर में, तो जाकर के फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आया था, कुछ इस तरीके से आया था। मतलब एंगुलर वेलोसिटी के मतलब केस में कुछ इस तरीके से हमारा रिजल्ट आ गया था, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, मतलब कुछ इस तरीके से डॉट 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 कहाँ तक, mn rn स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी हमारा क्या है, सभी के लिए कांस्टेंट है। अब बोलोगे कि एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट क्यों है, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि देखो एंगुलर वेलोसिटी हमारा किस डायरेक्शन में है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे दो चीज़ है हमारा, यदि एंगुलर वेलोसिटी के केस में मैं बात करूँ तो यहाँ पे मतलब R क्रॉस P हम लोग यहाँ पे रीड करते हैं ना, तो रेडियस और यदि मैं बात करूँ एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, तो एक तो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी भी है। और मतलब मान लो कुछ इस तरीके से डायग्राम से समझते हैं हम लोग, चलो देखते हैं। मान लो कुछ इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, यही सिस्टम जो है रिजिड बॉडी कुछ इस तरीके से रोटेट यहाँ पे हो रहा है इस एक्सिस पे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये मेरा लीनियर वेलोसिटी होगा v, ये रेडियस होगा r, इसके बीच में ये क्या है 90 डिग्री, क्योंकि कोई भी टेंजेंट रेडियस के साथ यदि लगेगा तो वह 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि इसमें जो एंगुलर वेलोसिटी होगा इसका एक कुछ इस तरीके से यहाँ पे होगा। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ऊपर की तरफ, मतलब जितना सिस्टम इसमें होगा, मतलब सॉरी पार्टिकल्स जितना भी होगा, जितना भी पार्टिकल्स होगा उसके रेडियस से, मतलब अप साइड में, मतलब देखो ना तुम, रेडियस चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सबका स्पीड हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, एंगुलर स्पीड सबका सेम मिलेगा। जब सबका एंगुलर स्पीड सेम होगा तो हम लोगों को यहाँ पे वही तो पता करना है, एंगुलर स्पीड सबका क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जो पार्टिकल है सबका स्पीड क्या हो रहा है यहाँ पे, लीनियर स्पीड सेम हो रहा है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका तो फिर डायरेक्शन के केस में यदि समझना तो डायरेक्शन के केस में समझो, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि आर जो तो इधर इधर है हमारा और इधर लीनियर वेलोसिटी है, और ये दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये यदि एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है, तो एंगुलर वेलोसिटी हमको किस में मिलेगा, जेड एक्सिस में मिलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी आर ओमेगा, कुछ इस तरीके से, वी इज इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा। ये रिलेशन हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो कंडीशन यहाँ पे ये है ना कि ओमेगा का जो डायरेक्शन होगा ये दोनों के जस्ट परपेंडिकुलर होगा, जस्ट परपेंडिकुलर। तो तीसरा एक्सिस में ये है, तो यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो किस में हो रहा है, आर और वी के बीच में हो रहा है। तो ओमेगा हमारा तो ऊपर जेड एक्सिस में मिलेगा ना। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो सभी पार्टिकल्स हैं इसमें, एवरी पार्टिकल्स हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी, इसलिए यहाँ पे हमको सब की जगह पे यहाँ पे m1r1 और ओमेगा 1 ना लिख करके ओमेगा सिर्फ लिखेगा, क्योंकि सबका एंगुलर वेलोसिटी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इसको आगे हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट किए, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा रिजल्ट आया था कि यहाँ पे जो दिख रहा है आपको m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर, जो ये पूरा टर्म था, ये पूरा टर्म, इस पूरे टर्म को हम लोग बोले कि यही इनर्शिया है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको किस तरीके से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे रोटेशनल मोशन के लिए एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये मास है। मास मतलब जैसे हम लोग लिखते थे वहाँ पे लीनियर मोशन में पढ़ते थे, लीनियर मोशन में क्या था कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फोर्स की जगह पे क्या रीड करें हम लोग, टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू यदि मास इनटू यहाँ पे एक्सेलरेशन बोलें तो मास की जगह आपको बोलना पड़ेगा इनर्शिया। और इनर्शिया का फॉर्मूला जो जनरल फार्मूला है, दैट मीन जनरल फार्मूला फॉर nth पार्टिकल m1r1 स्क्वायर, इस तरीके से आकर के m1r2 स्क्वायर डॉट 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 mn स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसको यदि आप इनर्शिया को समेशन के फॉर्म में आप लिखना चाहो तो समेशन के फॉर्म में कुछ इस तरीके से दिखाना पड़ेगा कि दिस वन आई
से कहाँ तक, n तक, और यहाँ पे दिखाना पड़ेगा MI/RI का स्क्वायर, इस तरीके से। मतलब I इज इक्वल्स टू MR स्क्वायर। मतलब यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम लोग कि लीनियर वेलोसिटी पढ़े, मतलब एंगुलर वेलोसिटी पढ़े तो वहाँ भी रेडियस आया। जब हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़े तो वहाँ भी रेडियस के साथ लीनियर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट था कुछ। जब हम यहाँ पे अब बात कर रहे हैं मास का, तो मास के साथ भी रेडियस है यहाँ पे। मतलब रेडियस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारा रोटेशनल मोशन में। इसलिए यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि मास के साथ भी रेडियस आपको लेना पड़ेगा। किसके लिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये है ना कि रोटेशनल मोशन में रेडियस का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो रेडियस के साथ कुछ इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जनरल फार्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, कितना, क्या चीज़, I इज इक्वल्स टू MR स्क्वायर, जो कुछ इस तरीके से यहाँ से हम लोग को लेना होता है। इसको यदि हम कंपैरिजन करके देखें तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया कि इसका वैल्यू को यदि हम इनर्शिया आई रख दें तो L इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, I ओमेगा। और यदि इसको तुम लीनियर मोमेंटम, ये तो एंगुलर मोमेंटम हो गया ना, यदि इसको लीनियर मोमेंटम के केस में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, इसके जगह P होगा लीनियर मोमेंटम, ये क्या होगा M और ये भी P इज इक्वल टू M भी जानते हैं हम लोग ना, लीनियर मोमेंटम। तो ये देखो मास की जगह क्या है, इनर्शिया है, और एंगुलर वेलोसिटी की जगह लीनियर वेलोसिटी है V। तो ये हो गया वेलोसिटी का कंडीशन टर्म, और ये हो गया इनर्शिया का टर्म। इनर्शिया देखो वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे न्यूटन्स लॉ में, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, मास इंक्रीज इनर्शिया विल इंक्रीज, पढ़ते थे ना। तो वहाँ पे सिर्फ मास का रिलेशन था इनर्शिया के साथ। तो यहाँ भी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये रोटेशनल मोशन के लिए एप्लीकेबल है। तो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे, मतलब मास की जहाँ बात करें, यदि मास की बात की जाए तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा रेडियस के साथ MR स्क्वायर, I इज इक्वल्स टू MR स्क्वायर। मतलब एज अ मास, यहाँ भी मास ही हम लोग रीड कर रहे हैं उसको, बट ये क्या है, मोमेंट ऑफ, एक तरीके से मोमेंट ऑफ मास बोल दो या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो इसको। तो रोटेशनल मोशन के लिए इनर्शिया इज द मास, ठीक है। तो इनर्शिया के लिए, इनर्शिया जो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला हमको एज अ मास मिला, एज ए फॉर ए रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये चीज़ है, कुछ इस तरीके से कंपैरिजन करके देखो तो समझ में आपको आ सकता है और आएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम टॉर्क की बात किए थे ना, टॉ इज इक्वल्स टू I अल्फा। मतलब हम यहाँ पे जानते हैं कि टॉर्क यदि रीड करें, इसी को यदि और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको यहाँ से मिलेगा फोर्स, मतलब मोमेंटम को ही हम यदि डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये चीज़ मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन वही फोर्स की जगह पे यहाँ पे रोटेशनल मोशन में क्या यूज़ करते हैं, टॉर्क, और मास की जगह क्या, इनर्शिया, क्योंकि मास है तो इनर्शिया, आप अभी हम समझाए आपको, और एक्सेलरेशन की जगह अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये चीज़ है टॉ का रिलेशन, टॉ इज इक्वल टू I अल्फा। तो ये सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। तो हमको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही बेहतर तरीके से समझना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या डिफरेंट बॉडी के लिए डिफरेंट होगा, डिफरेंट शेप के बॉडीज़ का डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उसको कैसे होता है, किस तरीके से होगा, उस चीज़ को समझना है यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि इस पेन को, एक पेन लो यहाँ पे, और ये पेन का मान लेते हैं कि यहाँ से इसका लेंथ क्या है, L लेंथ है, इस पेन का लेंथ जो है L है। यदि मैं इसको रोटेट कराने की कोशिश करूँ तो रोटेट कराने के लिए हमको यहाँ पे 2-3 तरीका अप्लाई कर सकते हैं इस पर। तो डिपेंड करता है कि रोटेशन के अकॉर्डिंग तुम इसको, अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई मीन जिसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है आपको, तो वो रोटेटिंग बॉडी के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है, ओनली एप्लीकेबल फॉर रोटेटिंग बॉडी। तो यदि मैं यहाँ रोटेशन की, इसका रोटेशन की बात करूँ तो यहाँ इसको सेंटर से कुछ इस तरीके से रोटेट करा सकते हैं, सेंटर से रोटेट करा सकते हैं। तो यदि हम इसको सेंटर से रोटेट कराएंगे तो इसका लेंथ का हाफ होगा, L का लेंथ का हाफ है ना। तो लेंथ का यदि हाफ होगा तो इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है हमारा, इनर्शिया का फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू MR स्क्वायर। मतलब ऐसा ले लो, I इज इक्वल्स टू MR स्क्वायर जनरल फार्मूला, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं हम लोग। मतलब टोटल रेडियस को हम यहाँ पे ऐड कर दें, मान लें कि मास सबका सेम है, M1 M2 M3 टोटल जो है सो कैपिटल M के बराबर है, और रेडियस जो है सो R के बराबर है, एवरेज इसका कुछ इस तरीके से। तो MR स्क्वायर लिख सकते हैं हम यहाँ पे, या तो कैपिटल M कैपिटल R स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो MR स्क्वायर है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि यदि मैं इस पेन को रोटेट कर रहा हूँ तो इसका अभी स्टार्टिंग में मान लो यहाँ से हम रोटेट करते हैं, ये पकड़ो, एक किनारे पकड़ो और इसको रोटेट कराने की कोशिश करो। तो रोटेट कराएंगे तो ये पॉइंट फिक्स होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट फिक्स होगा, यहाँ पे हमारा एक्सिस होगा किनारे पे, और इसको रोटेट कराएंगे तो कुछ इस तरीके से रोटेट होगा, बहुत बड़ा एरिया को कवर करेगा ये। तो इससे क्या है ना कि इसका यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पार्टिकल मान लो इस किनारे पर है, इस पार्टिकल को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ वाला पार्टिकल, किनारे वाला पार्टिकल का। तो यहाँ से इसका लेंथ कितना हो रहा है, इस पूरे सिस्टम का लेंथ L है। तो L लेंथ के लिए यदि मान लो इसका वैल्यू 5 मीटर है तो 5 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, और मास कुछ होगा इसका मास को लेना पड़ेगा, यहाँ पे उस पार्टिकल का मास को लेना पड़ेगा। तो I इज इक्वल्स टू, या तो पूरे सिस्टम का मास ले लेना, जब मास सभी पार्टिकल का मास सेम है तो यहाँ पे टोटल मास इस सिस्टम का ले लेना।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि कुछ वैल्यू हमको इनर्सिया जो यहाँ पे मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा इनर्सिया, क्योंकि लेंथ ज़्यादा तो इनर्सिया भी ज़्यादा मिलेगा। बिकॉज आप देख सकते हो कि आई इज टू एम आर स्क्वायर, यदि यहाँ 50% में लूँ तो 2.5 पे आएगा ना, 2.5 पे आएगा। 2.5 का स्क्वायर होगा जब हम सेंटर से इसको रोटेट कराएंगे कुछ इस तरीके से। सेंटर से जब रोटेट कराएंगे तो आर का वैल्यू कम होगा, और आर का वैल्यू कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी हमारा क्या होगा, कम होगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्सिया कम होगा, इनर्सिया मतलब क्या समझे एक तरीके से आप, रिजिडिटी कम होगा, मतलब वो स्पीड ज़्यादा लेगा, ज़्यादा स्पीड से घूमेगा, ठीक है। और वही चीज़ यदि मैं किनारे से इसको रोटेट कराऊँ तो आपको डिफ़िकल्टी पड़ेगा इसको घुमाने में, और ये स्लो घूमेगा, मतलब ज़्यादा स्पीड को ये अटेंड नहीं कर पाएगा। तो ये सब कंडीशंस हैं यहाँ पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट लोकेशन से इसको रोटेट कराने पे डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इनर्शिया विल डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ द रोटेशन, मतलब लोकेशन ऑफ द रोटेशन नहीं, लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि कहाँ से आप रोटेट इसको कराना चाह रहे हो, और पार्टिकल कहाँ पे है। तो पार्टिकल का रेडियस यदि कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। यदि वही चीज़ पार्टिकल का रेडियस जो है सो ज़्यादा होगा तो आपका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये पूरे डिफरेंट बॉडीज़ के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होता है, वो सारा चीज़ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले इसमें हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ जायरेशन एक तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पे एवरेज रेडियस जो यहाँ पे हम डायरेक्ट आर लिखे ना, उसको डायरेक्ट आर किस तरीके से लिखा जा सकता है, कैपिटल आर किस तरीके से लिखा जाता है, उसको हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन में समझेंगे। एक तरीके से उसको एवरेज रेडियस ऑफ जायरेशन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। देखो रेडियस ऑफ जायरेशन इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, GYRATION, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो ये क्या है, मतलब किस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले एक सिस्टम लेते हैं, फिर समझते हैं हम लोग। मान लो कुछ ये सिस्टम है हमारे पास, कुछ इस तरीके से एक सिस्टम कुछ इस तरीके से ले लें, बोतल है समझो, और बोतल का शेप कुछ इस तरीके का है, ठीक है। और या तो कोई एक रिजिड बॉडी है सिंपल सा, मान लो इस तरीके से, ठीक है। और उसमें जो है सो पार्टिकल्स बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो हम यहाँ पे कंसिडर किए एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, रेंडमली हम पार्टिकल को यहाँ पे कंसिडर कर लिए, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे। तो सभी पार्टिकल्स के मास जो है वो डिफरेंट है। अभी हम फिलहाल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सबका पार्टिकल का मास जो है डिफरेंट है। M1 है, M2 है, M3 है, M4 और Mn, इस तरीके से डॉट तक, यहाँ तक Mn तक हम आ गए कि इसमें nth पार्टिकल है और सबका मास जो है सो डिफरेंट है। तब रेडियस भी यहाँ पे सबका क्या है, डिफरेंट। इसका R1, इसका R2, इसका R3, इसका R4, इसका Rn रेडियस है सबका, मतलब पोजिशन जो है यहाँ पे पोजिशन वेक्टर सबका डिफरेंट है। तो ऐसे कंडीशन में यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू लिखाएगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस डॉट कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग, Mn Rn स्क्वायर, यहाँ तक जा सकते हैं। एक R4 को नहीं ले सकते हैं आप, तो यहाँ तक Mn Rn स्क्वायर तक चल गए हम लोग। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि मान लो देखो कोई भी सिस्टम रहेगा, मान लो ये प्लास्टिक का बना है, या तो आयरन का बना है, या तो जो भी चीज़ का बना हो। तो एक्चुअल ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना कि उसका पार्टिकल्स का जो है सो मास ऑलमोस्ट सेम ही होता है, सब पार्टिकल्स का मास। तो ऐसे कंडीशन में यदि यहाँ पे कंडीशन डाल दूँ कि इफ़ M1 इज इक्वल्स टू M2 इज इक्वल्स टू M3 डॉट इज इक्वल्स टू डॉट कहाँ तक, Mn इज इक्वल्स टू m के बराबर, स्मॉल m के बराबर, यदि सबका मास सेम हो तो ऐसे कंडीशन में आप क्या लिख सकते हो, इनर्शिया का फॉर्मूला। तो इनर्शिया का फॉर्मूला तब हो जाएगा I इज इक्वल्स टू M R1 स्क्वायर प्लस M2 नहीं, M ही होगा ना, क्योंकि सबका वैल्यू M मान लिए। ये हो जाएगा M R2 स्क्वायर प्लस M R3 स्क्वायर प्लस डॉट कहाँ तक, M Rn स्क्वायर, इस तरीके से, क्योंकि सबका वैल्यू को हम लोग क्या मान चुके हैं, M मान चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ से समझ में आया। अब यहाँ से क्या करो, M को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, M कॉमन ले लेते हैं। तो M क्योंकि सबका मास सेम है ना, तो M यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। तो M कॉमन आने से अंदर क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर प्लस डॉट प्लस Rn टू द पावर ऑफ स्क्वायर। ये चीज़ मिला यहाँ से। अब एक थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग चेंजेस लाते हैं। क्या चीज़, n से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और n से डिवाइड करते हैं, तो एक नया चीज़ मिलेगा यहाँ से। देखो क्या चीज़ मिलने वाला है,
यदि मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर दूं और n से डिवाइड कर दूं तो यहाँ से क्या होगा कि n m लिख सकते हैं इसको, क्योंकि n से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर n से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब ऊपर क्या होगा, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस rn स्क्वायर। n से जब मल्टीप्लाई किए तो उसको n से भी डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा कि हमारा कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा इसमें। और क्योंकि n तो कट जा रहा है ना ऊपर नीचे, तो इसको हम बस एक फॉर्म में लाने के लिए इसको n से मल्टीप्लाई किए। अब n से मल्टीप्लाई करने से ये nm का जो वैल्यू है वो कैपिटल M हो जाएगा। किस तरीके से कैपिटल M होगा उसको समझते हैं। मान लो इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल में कितना पार्टिकल्स है, इस सिस्टम में टोटल n पार्टिकल्स हैं। तो यदि मैं दो पार्टिकल की बात करूँ m1 m2, तो m1 प्लस m2 होगा दो पार्टिकल। यदि क्योंकि मास को यदि हम ऐड करें, क्योंकि सबका मास तो सेम है यहाँ पे ना, सबका मास क्या है, सेम है। तो यदि मैं m एक पार्टिकल है तो m है, दो पार्टिकल है तो m प्लस m लिखना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2m। उसी तरीके से तीन पार्टिकल को यदि मैं बात करूँ कि तीन पार्टिकल है सिस्टम में, तो क्या लिखना पड़ेगा m प्लस m टोटल कितना हो जाएगा 3m। तो यहाँ पे n पार्टिकल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा nm। इसका जो टोटल मास होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, nm मास के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पार्टिकल कितना है हमारा टोटल nm पार्टिकल्स हैं। तो इसका मास हो जाएगा nm। इसी को हम यदि यहाँ पे लिख के दिखा दें कि कैपिटल M इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, मतलब ये टोटल मास हुआ ना हमारा, nm इज द टोटल मास ऑफ द पार्टिकल, सॉरी टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम हुआ तो उसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब इस पूरे सिस्टम का मास जो है सो कैपिटल M के बराबर है, और ये कैपिटल M जो है सो किसके बराबर है, nm के बराबर। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे कैपिटल M, इस फॉर्मूला में कैपिटल M लिख देंगे। तो देखो क्या रिजल्ट आता है, कैपिटल M ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इस n को इसी के साथ ले लेते हैं हम लोग ऐसे। तो ये चीज़ जो अंदर आपको दिख रहा है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn स्क्वायर डिवाइड बाय n, यही चीज़ है रेडियस ऑफ जायरेशन, अंदर वाला रेडियस ऑफ जायरेशन है, जिसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे k से m, और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं k स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, k स्क्वायर इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ गया I इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, मतलब एम आर स्क्वायर होता था ना, तो यहाँ पे एम के स्क्वायर है। यदि मैं यहाँ पे कंडीशन ये डाल दूँ कि सभी का रेडियस इक्वल है, यदि सबका रेडियस इक्वल है तो आर भी क्या हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर। तो कैपिटल आर के बराबर होगा तो इनर्शिया को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में सब सेम ही है, बस यहाँ पे टोटल को दिखा रहा है और कुछ नहीं, टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है बस। कंडीशन ये, बट कंडीशन यहाँ पे ये है क्या, इसमें हम लोग इतना बड़ा रेडियस को ले सकते हैं, रेडियस सबका ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रेडियस उतना बड़ा नहीं हो पाएगा। मास को तो ऐड कर देंगे तो मास ऐड हो जाएगा, बट रेडियस ऐड करेंगे तो क्या कैपिटल आर इतना बड़ा थोड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल आर स्क्वायर नहीं लिख करके आपको क्या लिखना पड़ेगा, रेडियस ऑफ एवरेज रेडियस लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो के स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, वो एवरेज रेडियस है, इस पूरे सिस्टम का एवरेज रेडियस। तो एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एवरेज कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि मान लो n सिस्टम हमारे पास है तो n से डिवाइड कर दो उसके पास। मान लो हमको निकालने के लिए आपको बोला जाए कि 3 सिस्टम कुछ हैं, जैसे x1 x2 x3, तो उसको यदि आप एवरेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 से करोगे ना डिवाइड, क्योंकि 3 सिस्टम्स हैं, सॉरी 3 पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे nth पार्टिकल है तो n से डिवाइड कर दिए, तो ये रेडियस का क्या निकल गया, एवरेज। और उसी एवरेज रेडियस को बोला जाता है रेडियस ऑफ जायरेशन। एवरेज रेडियस ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। तब जाकर के एक छोटा सा फॉर्मूला आपको मिलता है आई इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। ये कब पॉसिबल होगा, जब सिस्टम का मास, सिस्टम के सभी पार्टिकल का मास इक्वल हो। सिस्टम के सभी पार्टिकल का मास यदि इक्वल होता है तब आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। यदि मास भी सॉरी ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, फर्स्ट वाला ही, क्योंकि जब मास भी इक्वल नहीं है, रेडियस भी इक्वल नहीं है, तो आपको फर्स्ट फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और यदि मास सेम है सबका, तब जा करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो कुछ ये हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन हो गया, ठीक है। और रेडियस ऑफ जायरेशन यहाँ पे के स्क्वायर की जगह पे क्या दिखाओगे, तो यहाँ पे देखो के स्क्वायर की जगह यहाँ पे लिखना वेयर के स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमारा क्या है, ये वैल्यू है ना, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 क्या चीज़ है, rn, दिस वन का स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय n। मतलब यहाँ से के स्क्वायर, मतलब के का वैल्यू यदि कैलकुलेट करना है तो इसके ऊपर क्या चढ़ेगा, रूट,
ठीक है, के मतलब स्क्वायर हटा दिया तो ये रूट आ गया, मतलब इस के को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो दिस वन के इज़ द रेडियस ऑफ जायरेशन। तो ये जो हेडिंग था वही चीज़ है। तो ये आपका एक फार्मूला मिल गया रेडियस ऑफ जायरेशन का, के। ओके, तो ये कुछ कंडीशंस हैं। के का वैल्यू यदि आपका न्यूमेरिकल में दिया रहे, ठीक है, और मास भी टोटल दिया रहे, तो आप इजीली इनर्शिया को कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज द रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, ये कब पॉसिबल होगा, जब मास ऑफ द पार्टिकल इक्वल होगा। ठीक है, और मास ऑफ द पार्टिकल डिफरेंट होगा सिस्टम में, तो आपको कौन सा यूज़ करना है, ये वाला। ठीक है, तो ये चीज़ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फंडा। और नेक्स्ट वन यदि मैं बात करूँ कि डिफरेंट डिफरेंट शेप वाला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि हमको डायरेक्टली माइंड में रखना है, कि डायरेक्टली माइंड में कैसे रखें, मतलब डायरेक्टली माइंड में रखना है आपको, तो डायरेक्टली माइंड में रखने का कुछ कुछ आपको आपके बुक में लिस्टिंग किया हुआ है। आप यदि उसको देखना चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पे देखो आपको बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिस्टिंग किया हुआ है। पेज नंबर है इसका एनसीईआरटी में 165 पेज में आपको टेबल 7.1 में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या है, पहला दिया हुआ है थिन सर्कुलर रिंग जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तो ये थिन सर्कुलर रिंग है, इसको कहाँ से रोटेट किया जा रहा है, इसको बीचों बीच से, उस सर्कुलर रिंग को बीचों बीच से रोटेट करवाया जा रहा है। तो इसको क्या यहाँ पे एक्सिस क्या लिख रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एट द सेंटर, सेंटर से इसको रोटेट कराया जा रहा है। जब सेंटर से इसको रोटेट कराया जा रहा है तब इसका इनर्शिया किसके बराबर आ रहा है, mr² के बराबर, mr² के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो जनरल फार्मूला हमारा ठीक ही आ रहा है, जनरल फार्मूला कि जब हम किसी को एक्सिस से मतलब सेंटर से रोटेट कराते हैं तो mr² के बराबर मिलता है, क्योंकि इसका रेडियस जो है यहाँ से यहाँ कितना है, r के बराबर है। तो mr² हमको मिला, इजीली मिल गया, क्योंकि वही फार्मूला हमारा कहता है। और यहाँ पे रेडियस एक ही है, ठीक है, आर रेडियस के बराबर है, और मास यहाँ टोटल इस रिंग का मास दे दिया है कैपिटल एम। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया फॉर ए रिंग, सर्कुलर रिंग। वही चीज़ सर्कुलर रिंग को यदि मैं डायमेट्रिकली रोटेट कराता तब, मतलब इसको बीच से रोटेट करा रहे हैं, मतलब बीच में कुछ इस तरीके से एक्सिस है और इसको कुछ इस तरीके से रोटेट कराया जा रहा है, इस तरीके से, मतलब ये कुछ इस तरीके से बोल सकते हो कि ऐसे रोटेट कराया जा रहा है, ऐसे, ये देखो ऐसे, यहाँ पे देखो इस तरीके से, ये यहाँ पे दिख रहा है ना, इस टाइप से रोटेट कराया जा रहा है, तब जाकर के mr² आ रहा है हमारा। और वही चीज़ यदि बोले कि डायमेट्रिकली इसको रोटेट कराया जाए तब क्या होगा, उसी चीज़ को थिन सर्कुलर रिंग को ही यदि डायमेट्रिकली रोटेट कराया जाए तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सो चेंज हो जाता है। देखो कैसे, डायमेट्रिकली मतलब कुछ इस तरीके से रोटेट कराया जाएगा, मतलब उसके बीचों बीच में एक्सिस डाल दिया गया, ऐसे डाल दिया गया उस पर एक्सिस। ठीक है, तो अब रोटेट होगा तो कुछ इस तरीके से रोटेट होगा, ये ऐसे रोटेट होगा, उसके पहले ऐसे रोटेट हो रहा था ऐसे, अब ये ऐसे रोटेट हो रहा है। तो ऐसे रोटेट होने से क्या होगा, इसका रेडियस जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे डायमेट्रिकली में इसका रेडियस जो है सो बढ़ गया। रेडियस किसके बराबर हो गया, 2r के बराबर हो गया इसका रेडियस, कि r/2 के बराबर हो गया। इसका रेडियस जो है सो जो भी है देख सकते हो आप यहाँ पे, जब इसको हम डायमेट्रिकली रोटेट करा रहे हैं तो वैसे कंडीशन में जो है सो इसका जो सो इनर्शिया है वो चेंज हो जा रहा है। इनर्शिया जो सो किसके बराबर हो जा रहा है, हाफ के बराबर हो जा रहा है। जब उस तरीके से रोटेट हो रहा है तो इसका इनर्शिया जो सो mr²/2 हो रहा है, कुछ इस तरीके से। तो मतलब क्या है ना, डिपेंड करता है लोकेशन पे, लोकेशन पे पूरा डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से इसको रोटेट करा रहे हैं। रोटेट कराने से हमारा इनर्शिया किस तरीके से होगा। तो इनर्शिया किसका ज़्यादा हुआ, इनर्शिया हमारा इसका ज़्यादा यहाँ पे हुआ, उसके बाद इसका उससे कम है इनर्शिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इनर्शिया इसका कम होगा। थर्ड वन यदि मैं बात करूँ, थर्ड वन है तुम्हारा किसके लिए, थिन रॉड लेंथ, मतलब एक रॉड है और रॉड को बीचों बीच से रोटेट कराया जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे परपेंडिकुलर टू रॉड एट द मिड पॉइंट से जब रोटेट, जैसे नहीं बोले थे पेन है और पेन को मिड पॉइंट से जो रोटेट कराएंगे तो इनर्शिया कुछ आएगा। तो उसका इनर्शिया आता है, आपको डायरेक्ट कैलकुलेटेड है यहाँ पे, ml²/12 आता है, ml² डिवाइडेड बाई 12। मतलब यहाँ पे कैपिटल M इज द मास ऑफ द रॉड, कैपिटल L इज द लेंथ ऑफ द रॉड, पूरा लेंथ है, और डिवाइड बाई 12 के बराबर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और वही चीज़ यदि इसका हम किनारे से रोटेट कराते तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट आता, बट यहाँ पे उसका नहीं दिया गया है, लेकिन उसको हम लोग बाद में देखेंगे कैलकुलेट करके कुछ उसका क्या आता है नहीं आता है सो। तो वो चीज़ है। और नेक्स्ट है ये सर्कुलर डिस्क, और डिस्क को यदि रोटेट कराते हैं हम एक्सिस से तो आता है mr²/2।
ठीक है। और वही डिस्क को यदि हम डायमेट्रिकली रोटेट कराएं तो उसका हाफ हो जाएगा। तो डायमेट्रिकली यदि रोटेट कराएं इस तरीके से तो आपको कितना आता है mr²/4, उसका जस्ट हाफ, ठीक है। उसी तरीके से सिलेंडर का दिया हुआ है, सिलेंडर का आपका दिया हुआ है एक्सिस, मतलब बीचों बीच एक्सिस से रोटेट कराएं तो mr² आता है इसका, mr²। और वही चीज़ को यदि हम सॉलिड सिलेंडर को ले लें, ये होलो सिलेंडर है तो होलो सिलेंडर का mr² आ रहा है, और वही सॉलिड सिलेंडर लें तो क्या आता है mr²/2 के बराबर आता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर सॉलिड स्फेयर की बात करें तो सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है mr²/5। तो ये सब कैलकुलेटेड, आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से देख करके पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट शेप ऑफ द सिस्टम्स, डिफरेंट शेप ऑफ द सिस्टम का डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। और डिफरेंट लोकेशन से यदि उसको हम रोटेट करें, डिफरेंट पॉइंट से उसको रोटेट करें तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट आता है, ठीक है। तो ये चीज़ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एज ए मास, लीनियर, जैसे लीनियर मोशन में जहाँ पे मास हुआ करता था उसी के वही रोटेशनल मोशन में जो मास है वो इनर्शिया का, मतलब इनर्शिया जो है सो मास का काम करता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और यदि मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, इसमें एनर्जी की भी बात यदि मैं करूँ कि मान लो तुम, ठीक है चलो एनर्जी के अकॉर्डिंग हम जब बात करें तो एनर्जी हम लोग काइनेटिक एनर्जी जैसे लीनियर मोशन में क्या पढ़ते थे, काइनेटिक एनर्जी उसमें पढ़ते थे हाफ mv², यही पढ़ते थे ना। तो यहाँ पे यदि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन के लिए पढ़ोगे, फॉर रोटेशनल मोशन, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 1/2, मास की जगह लिखना पड़ेगा इनर्शिया, और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी ω²। तो ये यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ I ω²। तो कुछ इस तरीके से आप जहाँ पे मास है उस जगह पे इनर्शिया को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, जहाँ पे लीनियर वेलोसिटी उसकी जगह पे एंगुलर वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट करना है। तो कुछ इस तरीके से कंपैरिजन करके भी डायरेक्ट आप इक्वेशन को लिख सकते हो, डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये था हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसके बारे में पूरा हम लोग डिस्कस कर चुके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।